आज हम लोग डिस्कस करेंगे द इंटर वॉर इकोनॉमी के बारे में। अच्छा, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। और यहाँ पे थोड़ा सा आ गया वॉर वाला कंडीशन, है ना, द इंटर वॉर इकोनॉमी। अब लग रहा होगा कि ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में वॉर से क्या मतलब है ना। यहाँ पे तो हम लोग ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं, लोगों के आइडियाज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। लेकिन यहाँ पे वॉर का क्या लेन देन है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में वॉर होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन इसलिए भी दिया गया है चूँकि एनसीईआरटी है, तो कुछ भी चीज़ ये जो यदि देता है तो सोच समझ के ही देता है ना। तो सबसे पहले बात यहाँ पे ये कि हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, और इसी के अंदर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी एक अकेला कंट्री नहीं लड़ा था, है ना। बहुत सारे कंट्री आपस में मिलजुल के लड़े थे, दो पावर था मेनली, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अभी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में फिर से सवाल वही है कि इसमें हम लोग वॉर के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। इसलिए हम लोग वॉर के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था। ग्लोबलाइजेशन का मतलब था कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना, है ना। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है तो इसमें भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा था। अब किस प्रकार से हो रहा था, किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन के दौरान हमारा वॉर चल रहा था, इसी कंडीशन के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, 1914 से लेकर 18 तक, यानी कि 4 साल तक ये चला था। वॉज मेनली फाउट इन यूरोप बट इट्स इम्पैक्ट वॉज फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मेनली दो पावर उसमें दो पावर थे, यानी कि दो ग्रुप था। वो दो ग्रुप आपस में लड़ाई किए थे, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में। लेकिन फिलहाल अभी तक आप ये जान लीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो दो पावर के बीच में हुआ था, ठीक है। जिसमें कि हमारा पहला था अलाइड पावर और दूसरा था हमारा सेंट्रल पावर, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डीप स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ तक हम लोग जान लेते हैं कि अलाइड पावर में और सेंट्रल पावर में जो जो कंट्री शामिल थे वो सारे के सारे कंट्री कौन कंट्री थे, यूरोपियन कंट्री थे, है ना। यूरोप आपको मालूम है कंटिनेंट है, और उसके अंदर बहुत सारे हमारे छोटे छोटे कंट्री हैं। तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्री आपस में मिल के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़ा। तो मोटा मोटी तौर से यदि देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है यूरोप में लड़ा गया, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो परिणाम है ना, इसका जो प्रभाव है पूरे बाकी अलग अलग जगहों पर भी देखने को मिला। यूरोप के अलावा एशिया पे भी मिला, एशिया का एक छोटा सा कंट्री इंडिया पे भी देखने को मिला, अमेरिका पे, हर जगह पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। और ये इम्पैक्ट ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों देखने को मिल रहा है? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लोग मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, समझ रहे बात को। चलिए तो जानते हैं कि आखिर वॉर तो लड़ा गया यूरोप में, और इसका इम्पैक्ट बाकी कंट्री पे भी कैसे कैसे पड़ा, है ना। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखा जाए क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। जाना जाए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फाउट बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दो पावर ब्लॉक्स के बीच में लड़ा गया था, यानी कि दो ग्रुप के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों, है ना, दो अलग अलग पावर के बीच में लड़ा गया था। तो इसमें कौन कौन सा दो पावर है? सबसे पहला पावर है आपका अलाइड पावर। देखिए अलाइड पावर मेनली क्या था, दो ग्रुप था, तो कुछ ग्रुप का नाम तो आप रखेंगे ना। उसी प्रकार से पहले ग्रुप का नाम था अलाइड पावर। अलाइड पावर में कौन कौन था याद कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रसिया, ये तीन था। और बाद में जाके यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने उसमें ज्वाइन कर लिया था बाद में, ठीक ना। शुरुआत से अमेरिका नहीं था, अमेरिका उसमें शुरुआत से नहीं था, वो बाद में जाके ज्वाइन किया था। तो अलाइड पावर में ये चार कंट्री थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेंट्रल पावर में कौन कौन थे देख लीजिए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। और ये जो ऑटोमन टर्की है ये मेनली आप कह सकते हैं ऑटोमन टर्की के जो शासक थे, जो वहाँ के लीडर थे, वो मुस्लिम थे, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं खलीफा। हाँ, इसका बारे में आप नाम सुने होंगे। तो अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, और इन दोनों ग्रुप के बीच में कुछ कुछ कंट्री भी थे, ठीक है। चल जानते हैं आखिर और क्या बात हुआ। When the war began in August 1914, many
governments thought it would be over by Christmas, but it lasted more than 4 years. अलग अलग कंट्री के गवर्नमेंट को लगा, यानी कि सरकार को लगा कि अगस्त 1914 में शुरू हुआ और क्रिसमस आते आते यानी कि दिसंबर आते आते तक, दिसंबर मेनली हमारा आपको मालूम है 25 दिसंबर को हमारा क्रिसमस डे होता है ना। तो लोगों को लगा कि क्रिसमस तक आते आते जो वॉर है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो लगभग 4 साल तक लगातार वॉर चलता रहा, ठीक है। और ये तो 4 साल ही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो 6 साल चला था, समझ रहे हैं, 1939 से 1945 तक चला था वो। तो इसमें मेनली जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो 4 साल चला हमारा। लोगों को लगा था कि क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो 4 साल तक खिंचता चला गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। यहाँ पे वॉज नहीं होगा, आप वॉर कर लीजिएगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, वॉर कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है, यहाँ पे ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 1914 एक ऐसा दौर था जहाँ पे कि इंडस्ट्री भी ना लगातार बन रहे थे, इस्टेब्लिश हो रहे थे, नए नए इंडस्ट्री, कपड़ा का इंडस्ट्री, आयरन का, स्टील का, एल्यूमिनियम का, गोला बारूद का, तोप का, गोली का, बंदूक का, हर चीज़ का जो है ना नया नया इंडस्ट्री यहाँ पे बैठाया जा रहा था। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था, मतलब कि इसमें जो भी हथियार यूज हो रहे थे वो सारे के सारे हथियार कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में ही बनाए गए थे। और ये जो ऐसा हथियार, ये जो वॉर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसमें तलवार, भाला, चाकू वाकू के दम पे नहीं लड़ा गया, लाठी वाठी के दम पे नहीं लड़ा गया था। ये ऐसा वॉर था जिसमें कि गोला बारूद सीधा सीधा दागा जाता था, है ना। जैसे आज हम लोग देखते हैं ना कि कोई भी यदि वॉर चलता है, जैसे हमारा अभी यहाँ पे रसिया और यूक्रेन में हो रहा है, फिलहाल अभी हो रहा है, अभी भी हो रहा है ना। तो ये सब गोला बारूद दाग रहा है। तो उसी प्रकार से गोला बारूद क्या कोई घर में बना लेता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, तो वो इंडस्ट्री में बनता है। तो इसीलिए कहा गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ना पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था, यानी कि इस वॉर में एकदम आधुनिक आधुनिक हथियार इस्तेमाल हो रहे थे, ठीक है। इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था। आगे, इट सॉ द यूज ऑफ मशीन गन्स, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मशीन गन का इस्तेमाल हो रहा था, टैंक्स का, टैंक्स वो जो छोटे मोटे होता है ना, जो जेसीबी के जैसे चलते हैं, उसका जो चक्का होता है वो वाला हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, केमिकल वेपन्स हो गया, एटसेट्रा ऑन अ मैसिव स्केल। सोचो, these were all increasingly प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सोचो, मशीन गन का इस्तेमाल हो रहा है, टैंक्स का इस्तेमाल हो रहा है, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी बहुत बड़े पैमाने पे। देखो वॉर है ना, यदि 1 से 2 दिन भी यदि लगातार चल जाए तो उस वॉर में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि एक यदि गोला बारूद कोई दाग रहा है आज के दौर में, पहले का तो हमको नहीं मालूम, लेकिन आज के दौर में यदि एक भी टैंक से गोला बारूद निकल रहा है तो उसका कीमत लाखों रुपए में होता है ना। यहाँ तक कि एक छोटा सा बुलेट भी यदि होता है, गोली का जो छोटा सा बुलेट होता है बंदूक का, वो भी लगभग 400-500 रुपये के आसपास में एक बनता है, सोचो, है ना। और वॉर में तो एकदम धड़ 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 चलता है, तो सोचो कितना होता होगा, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि दीज वेर ऑल इंक्रीजिंगली प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो मशीन गन, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन, ये सारा का सारा क्या घर में बनता है? नहीं, तो कहीं ना कहीं ये सब जो है बहुत बड़े इंडस्ट्री में बनता उस समय होगा और बनता भी था। इसीलिए कभी कभी आपको जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर भी आपको कभी कभी सुनने को मिलेगा, तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर बोले या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोले, बात सेम है। चलिए समझ गए बात को। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन सभी आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हैड टू बी रिक्रूटेड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड मूव्ड टू द फ्रंट लाइन्स ऑन लार्ज शिप्स एंड ट्रेन्स। अब देखिए, ये जो वॉर लड़ा जा रहा था मेनली कहाँ पे? यूरोप के बीच में, यूरोप के अंदर में ही। यूरोप बड़ा सा कंटिनेंट है, उसमें छोटा छोटा सा कंट्री है, वही सब आपस में लड़ रहे थे। लेकिन उस यूरोप में जो ब्रिटेन लोग थे, ब्रिटेन वाले लोग थे, उनका दबदबा कहाँ पे था? भारत में था। और ब्रिटेन के पास इतना सैनिक नहीं था। देखो एक बात हमेशा याद रखना, ब्रिटेन के पास रिसोर्स का कमी नहीं था, है ना। वॉर लड़ने के लिए जो रिसोर्स था उसके पास कमी नहीं था, लेकिन उसके पास कमी केवल एक चीज़ का था, वो भी किस चीज़ का? लोगों का, है ना। लोगों का कमी इस रूप में था कि मतलब वहाँ पे गोला बारूद, बंदूक, आधुनिक हथियार तो सब चीज़ है वहाँ पे,
लेकिन लोग नहीं उसको चलाने के लिए। तो वो लोग कहाँ से लेके गए? वो लोग भारत से लेके गए। भारत में वो लोग घर घर जाते थे, लोगों को जबरन सरकारी नौकरी देते थे कि चलो भाई हम तुमको, चलो मेरे देश चलो ब्रिटेन में, और हम तुमको सरकारी नौकरी आर्मी में देंगे। सोचो ये उस समय पे हाल था, कहता था कि चलो भाई हम तुमको नौकरी देंगे। लेकिन उस समय पे भारत के लोग और कोई भी आदमी जो है ना वॉर में उतना जल्दी जाना चाहता नहीं था, क्योंकि उनको मालूम था वॉर में जाना मतलब कि अपने प्राण का चिंता छोड़ दो, कब मर जाओगे कोई ठिकाना नहीं है। तो आदमी सब भी जाने से हिचकता था, नहीं जाएंगे आपके साथ, हम वॉर में खतरा होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन हाँ उस समय पे नौकरी अंग्रेज बहुत ही ताबड़तोड़ देता था, है ना, चलो एकदम वॉर में चलो, तुमको नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी, वही चीज था। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हैड टू बी रिक्रूटेड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड मूव्ड टू द फ्रंट लाइंस ऑन लार्ज शिप्स एंड ट्रेन्स। तो वही ब्रिटेन वाले लोग यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में थे, लोगों को जबरन तो जबरन और अपने मन से भी जो जाते थे उनको भी जहाज पे लोड करते थे और ब्रिटेन में जाके उसको उतारते थे, उसको आर्मी का ट्रेनिंग मिलता था और जाके वो फर्स्ट वर्ल्ड में युद्ध लड़ते थे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो जहाज़ों से, ट्रेनों से उनको लाद लाद के ब्रिटेन लेकर जाया जाता था हम लोगों को, और कहता था कि लो भाई बंदूक पकड़ो, ट्रेनिंग लो और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाके कूद जाओ। उसके बाद अबाउट 9 मिलियन सिविलियंस डाइड एंड 20 मिलियन वेयर इंजर्ड। सोचो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिविलियन। सिविलियंस का मतलब कौन होता है? आम नागरिक, है ना। यहाँ पे सोल्जर्स का नहीं लिखा गया है, यहाँ पे सिविलियन लिखा गया है। अब देखो यदि कोई कंट्री आपस में युद्ध लड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे गोला बारूद दागेगा, है ना, वहाँ के लोगों को क्षति पहुँचेगा, लोग मारेंगे, मरे जाएंगे, है ना, बहुत सारे लोग घायल भी हो जाएंगे। तो सोचो 9 मिलियन सिविलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 9 मिलियन में कितना हो गया? 90 लाख। तो 90 लाख लोग उस समय में यूरोप के उस समय पे मारे गए थे और 20 मिलियन लोग इंजर्ड हो गए थे, यानी कि घायल हो गए थे। 20 मिलियन यानी कितना हो गया? 2 करोड़, है ना। चलिए, तो इतने लोग उस समय पे घायल थे। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड इंजर्ड वेयर मैन ऑफ वर्किंग एजेज। सोचो जो भी लोग वहां पे मारे गए थे या फिर जो घायल थे उसमें से अधिकतर जो ऐसे लोग थे वो अधिकतर ऐसे लोग थे जो कि काम करते हैं, वर्किंग एजेस के थे, है ना, मेन और वोमेन दोनों। ऐसा तो नहीं है ना कि वॉर है तो केवल मेन मरेंगे वोमेन नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं होता, है ना। किस पे गोला बारूद गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो जितने भी लोग मतलब मारे गए थे उस समय पे या फिर घायल हुए थे उसमें से अधिकतर लोग जो थे वो वर्किंग एजेस के थे, यानी कि काम करने वाले लोग थे। तो यहाँ से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा घरों का रोशनी छीना जा चुका होगा, है ना। रोशनी का मतलब यहाँ पे क्या है? रोशनी का मतलब ये है कि अब उनको पैसे कमाकर कौन देगा, उसके बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, है ना, उसका लिवलीहुड कैसे चलेगा, यहाँ पे ये कहने का मतलब है। आगे, ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रीज वेयर रीस्ट्रक्चर्ड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। अब देखिए हुआ क्या था। हुआ ये था ना कि यूरोप में जितने भी छोटे मोटे कंपनी थे, छोटे मोटे जो फैक्ट्री थे, इंडस्ट्री थे, किसी कारण से यदि वो नीचे बैठ गया था, है ना, वो चल नहीं रहा था, तो उनको दोबारा चलाया गया कि चलो भाई काम करो इस फैक्ट्री में, है ना। वो भी किस चीज़ के लिए? टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। वॉर रिलेटेड गुड्स में क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सोल्जर्स के लिए जूते बनाने हैं, सोल्जर्स के लिए ग्लव्स बनाने हैं, कोट बनाने हैं, पैजामे बनाने हैं, शर्ट पैंट बनाने हैं। इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए जो बंद पड़े हुए थे वहाँ के फैक्ट्री, उनको चालू किया गया। ठीक है, और क्योंकि सोल्जर्स को जो कपड़े चाहिए, जो गुड्स चाहिए, वो आप छोटे लेवल पे घर में नहीं बना सकते हैं, है ना, उसको आपको जल्दी बनाना पड़ेगा और वो भी बड़े लेवल पे बनाना पड़ेगा। इसीलिए जो बंद पड़े हुए फैक्ट्री थे यूरोप में उस समय पे, उनको चालू किया गया। चलो इसको चालू करो और यहाँ पे जो है सोल्जर्स के लिए यहाँ पे सामान बनाए जाएंगे। इस समय पे ऐसा चीज चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। एंटायर सोसाइटी, अच्छा ऊपर वाला लाइन हो गया ना, हाँ ये हो गया। उसके बाद एंटायर सोसाइटीज वेर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड फॉर वॉर एज मेन वेंट टू बैटल। मतलब कि आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एंटायर सोसाइटी मतलब कि हर एक समाज में रहने वाले हर एक लोगों को आप कह सकते हैं कि मतलब उसको इस तरीके से प्रेरित किया गया कि यदि मौका मिले तो आपको भी युद्ध में उतारा जा सकता है। और अब देखो ऐसा तो ऑब्वियस ही बात है
कि जो अपने कंट्री से प्यार करता है वो युद्ध क्या किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना। जैसे हमारे इंडिया का एग्जाम्पल ले लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा रियली नहीं बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लिया जाए, यदि ऐसा तो कभी होगा नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी दिन यदि भारत में सैनिकों की कमी पड़ जाए, है ना, तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई भारत का नागरिक होगा नहीं जो कि युद्ध में नहीं जाना चाहेगा। यदि अपना देश खतरे में हो और भारत के सोल्जर्स कम पड़ जाएं, ऐसा लेकिन होगा नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत के सोल्जर्स बहुत ही ताबड़तोड़ हैं। ऐसे यदि हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नौजवान हैं और ख़ास करके ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि आर्मी के हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो उसमें जाएगा ही जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि वहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि ऐसा माहौल वहाँ का बना दिया गया था कि ज़रूरत पड़े तो आपको भी युद्ध में उतारा जा सकता है, आम नागरिकों को भी, ऐसा वहाँ पे था, कंडीशन बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है वर्ल्ड वॉर वन लीड टू द स्नैपिंग ऑफ इकोनॉमिक लिंक्स बिटवीन सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर्स विच वे आर नाउ फाइटिंग ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो कंट्री पहले आपस में मिलजुल के रहते थे, अब वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे सोचना ये है, और ये ऑब्वियस सी बात भी है, कि जो कंट्री आपस में लड़ रहे हैं क्या उसके इकोनॉमी पे कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्या उसका जो रिलेशन है क्या वो ढीला पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कुछ चीज़ों का यदि एक्सचेंज वहाँ से होता होगा तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, है ना। जैसे हमारे यहाँ का हमारा और पाकिस्तान का आप ले लीजिए। देखिए ये आपको हम बताते हैं, ये चीज़ आपको बता रहे हैं और ये चीज़ आपको आगे भी काम देगा, ठीक है। आप सुनिएगा इस चीज़ को। कोई भी कंट्री कभी नहीं चाहता है कि युद्ध हो, है ना, लेकिन बहुत रेयर केस में ही ऐसा होता है जहाँ पे कि युद्ध हो जाता है ना। खास करके जो कमज़ोर कंट्री है वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि युद्ध हो, क्योंकि देखिए युद्ध होना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन युद्ध से जो रिजल्ट आता है ना वो सबसे बड़ा बात है। जैसे यदि कोई कंट्री युद्ध में जा रहा है तो ऑब्वियस ये बात है कि उसका पूरा खजाना, उसका पूरा धन संपत्ति, पैसा कौड़ी, प्रॉपर्टी, हर कुछ उसका दाव पे लगा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप अभी लेना चाहें तो अभी ताज़ा अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रसिया में। रसिया तो फिर भी बहुत पावरफुल है, यूक्रेन का भी इतना हालत ख़राब है, इतना हालत ख़राब है कि जिस दिन इन दोनों का युद्ध शांत होगा यूक्रेन को रिकवर करने में फिर भी कम से कम 40 साल लग जाएगा, क्योंकि वहाँ का बिल्डिंग, वहाँ का इकोनॉमी, वहाँ का आर्मी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि कोई भी कंट्री कभी नहीं चाहता है कि हम मेरा लड़ाई किसी से हो, लेकिन हाँ किसी भी रेयर केस में, बहुत कम केस में ऐसा होता है कि लड़ाई पीट ऐसा होता, वॉर हो जाता है, लेकिन नहीं चाहता है कोई लड़ाई हो, है ना। हम कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा लड़ाई पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि हमारा लड़ाई इंडिया से हो। हाँ हल्का फल्का कभी कभी नोक झोंक हो जाता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन इंडिया को भी नुकसान है पाकिस्तान से और पाकिस्तान को भी नुकसान है इंडिया से, ठीक है ना। तो कोई भी कंट्री युद्ध में जाना पहली बात तो चाहता नहीं है, लेकिन हाँ मजबूरी कभी कभी हो जाता है तो वो उसको जाना पड़ता है और वॉर भी करना पड़ता है। इस वॉर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यदि पड़ता है तो वहाँ की इकोनॉमी पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो कंट्री, जो इकोनॉमी आपस में मिलजुल के पहले काम करते थे, गुड्स का एक्सचेंज होता था, आइडिया का, थॉट का, है ना, सर्विसेज का एक्सचेंज होता था, और वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, ठप हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम्स ऑफ मनी फ्रॉम यूएस बैंक्स एज वेल एज द यूएस पब्लिक। ब्रिटेन के पास, हालांकि ब्रिटेन लोगों का ना कब्जा था, भारत में कब्जा था, है ना, वो लोग यहाँ से बहुत प्रॉफिट कमा रहे थे, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन फिर भी ब्रिटेन के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बलबूते पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़ सके। तो उन्होंने अमेरिका से लोन लिया। क्या लिया? लोन लिया। और अमेरिका से लोन उन्होंने तो लिया ही लिया, वहाँ के बैंक से मिलती, देखो अमेरिका से बैंक लोन लेने का मतलब क्या, वहाँ के बैंक से लोन लेने का मतलब ये है, ठीक है। इसके साथ साथ यूएस पब्लिक क्या कि ब्रिटेन वाले लोग गए होंगे अमेरिका वाले लोगों के पास कि भाई हमको इतना पैसा दो, तुम हमको इतना पैसा दो, ऐसा नहीं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टैकून हैं बड़े बड़े, उनको कहा होगा ब्रिटेन के बड़े बड़े लोग कि भाई देखो हम लोग वॉर लड़ रहे हैं, आपका मदद हमको चाहिए, तो मदद किया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। Does the war transform the US from being an international debtor to an international creditor? अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर और डेटर का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ
कि पहले यानी कि वॉर से पहले यूएस लोगों को लोन देता था, ठीक है, लेकिन अब ऐसा स्थिति आ गया इसका कि अब इसको लोन लेना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि ब्रिटेन के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बलबूते पे वॉर लड़ सके, तो उन्होंने किसके सामने हाथ फैलाया, यूएस के सामने, और यूएस बेचारा उसको मदद कर भी दिया। तो यूएस क्या था, पहले डेटर था, मतलब वो पैसा लोगों को पहले देता था, और देता किसको किसको दिया, ब्रिटेन को दिया, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा ब्रिटेन उससे ले लिया था कर्ज के तौर पे कि यूएस का पूरा खजाना ही खाली हो गया था। खजाना मतलब कि उनका जो पूरा प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, मैंने उनका पास जो पैसा था उनका वो ख़त्म हो चुका था, और इस कदर ख़त्म हो चुका था कि वो पहले पैसा देता था, अब इतना उनके पास पैसा का कमी हो गया है कि उनको पैसा दूसरे से लेना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, तो डेटर का मतलब क्या, जो पहले पैसा दिया करता था, अमेरिका पहले पैसा देता था, यानी कि यूएस पहले पैसा देता था, अब ऐसा स्थिति आ गया कि उसको पैसा लेना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसको इतना ज़्यादा पैसा ब्रिटेन को नहीं देना चाहिए था, और ब्रिटेन भी बेचारा अभी तुरंत तो चुकाएगा नहीं, क्योंकि वॉर में पैसा लगा रहा है, और वॉर में पैसा बल्कि जाता है, आता नहीं है, जाता है ना। चलिए, तो यहाँ पे अमेरिका बेचारा थोड़ा सा फंस गया था। चलिए, खैर यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ तक आपने ये पढ़ा और ये जाना, आपने ये सीखा कि ग्लोबलाइजेशन का जब ये दौर चल रहा था उस समय में हमारा एक और घटना घटित होता है जिसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके बारे में भी आपने हल्का फुल्का जान ही लिया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको क्लास 9th में ही पढ़ने को मिला होगा, हिटलर वाले चैप्टर में, है ना। चैप्टर का नाम नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। चलिए, तो जो भी यहाँ पे समस्या आया, जो भी यहाँ पे यूरोप के कंट्री को परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो किस प्रकार से रिकवर किया गया, है ना, उसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ब्रिटेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।